सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाल संसद का मंच एक विशेष मंच है, जहाँ हम सभी हर माह विशेष विशेष तिथियों पर अपने ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं और जिससे हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। बाल संसद के इस माह के विषय हैं मैथिली शरण गुप्त जी, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भारत छोड़ो आंदोलन एवं राष्ट्रीय खेल दिवस। आज मैं आप सभी को इन विषयों के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था, उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को झांसी के उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी कविताएं लिखी। ये एक अद्भुत एवं महान कवि थे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ये हिंदुओं का एक महान पर्व है। इस दिन हिंदुओं की मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को आरंभ हुआ था। 8 अगस्त 1942। यह गांधी जी के कहने पर आरंभ हुआ था। राष्ट्रीय खेल दिवस को 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह एक स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। अब आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं नेश्री दीदी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपनी सुंदर वाणी के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, सरस्वती वंदना के साथ। बेटा नेश्री अचानक में कहीं उसको जाना पड़ गया है, यशिका को बुला दीजिएगा। मैंने यशिका जी, आप कार्यक्रम की शुरुआत करिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। और जैसे कि हिंदू की एक परंपरा है कि सबसे पहले कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है तो हम सरस्वती माता की वंदना करते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम की भी शुरुआत हम सरस्वती वंदना के साथ करते हैं। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या शायद यशिका गलती से लेफ्ट हो गई है, मुझे ऐसा लगता है। जी मैम, वो गलती से आ गए। नेट की यही समस्या है, सर के सही कह रहे थे, एक उंगली से ना। चलिए शुरू कीजिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रामृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। बहुत सुंदर वंदना है। बहुत सुंदर यशिका, आपने अपनी मीठी वाणी के साथ बहुत ही सुंदर तरीके से कार्यक्रम की शुरुआत की। अब मैं फरहतुन्निसा खान मैम को, जो कि हमारे साथ शिरोल मध्य प्रदेश से मैम बाल संसद विश्व सेवा साहित्य संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की सह प्रभारी हैं। मैम, मैं आपको स्वागत भाषण के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ। धन्यवाद बिटिया, आपने मुझे आमंत्रित किया। सभी को मेरा नमस्कार। विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान
प्रयागराज द्वारा आयोजित बाल संसद की 212वीं 38वीं आभासीय संगोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी जी सर और विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव आदरणीय श्री गोकुलेश्वर द्विवेदी सर जी, विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री हरिपाल सर जी जो कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस बच्चों के कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। दिल से आभार आपका और आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम की संयोजक और बहुत ही ऊर्जावान आदरणीय श्रीमती रश्मि चौबे जी मैम का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जयपुर से, राजस्थान से प्यारे से अबू समद, उनका हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में। और बाल संसद सचिव कुमारी सौरा त्रिपाठी, राजस्थान प्रभारी कुमारी यशिका चतुर्वेदी और सहयोगी कुमारी नेहा श्री, और कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले सभी बच्चों का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। इन बच्चों में हैं माजिद खान, सुरेंद्र, दिव्या, अनुष, विशाल, कीर्ति, आनंदी, वर्षा, मोहित, आदर्श, नैतिक, आयुष और कोमल जाट, पूनम कुशवाहा और सभी प्यारे प्यारे बच्चों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और इसके अतिरिक्त हमारे ओम प्रकाश सर जुड़े हुए हैं और उन्होंने अपने प्रयास से बच्चों को इसमें जोड़ा है, उनका हार्दिक स्वागत है। एक सीहोर से हमारे सर जुड़े हैं, उन्होंने प्रोग्राम में अपने बच्चों को जोड़ा है और साथ दिया है और अभी इस पटल पर भी मौजूद है, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। उम्मीद है ओम प्रकाश प्रजापति सर और संतोष सर आप बराबर इस प्रोग्राम में अपने होनहार प्रतिभाशाली बच्चों को बराबर जोड़ेंगे और सहयोग करेंगे। तो इस पटल पर जुड़े सभी अभिभावक और अन्य सभी सम्माननीय सदस्यों का इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत है। और मैं आत्मा भाव से इस प्रोग्राम में जुड़ती हूँ और बराबर जो नई नई प्रतिभाएं हैं जो भविष्य में इस देश को संभालेंगी और इस देश का भविष्य है, उन सबका ये प्रोग्राम है और इसमें वो प्रतिभाएं निखर कर सारी उनकी प्रतिभाओं को और गढ़ने का और समझने का मौका इस प्रोग्राम से मिल रहा है। तो इस कार्यक्रम में सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बिटिया आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कुछ का अगर मैं नाम भूल गई हूँ तो प्लीज कृपया करके क्षमा करिएगा। धन्यवाद मैम। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपने सबसे पहले प्रतिभागी विशाल धाकड़ जी जो हमारे साथ राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम विशाल धाकड़ है। मैं राष्ट्रीय खेल पर विचार बोलना चाहता हूँ। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद। आपका चेहरा नहीं दिख पा रहा केंद्र पर। चेहरा नहीं दिख रहा है। अब ठीक है। भारत में हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद हॉकी के महान खिलाड़ी थे। यह दिन हमारे जीवन में खेलों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर अलग अलग खेल पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि।
धन्यवाद। शाबाश बेटा शाबाश। बहुत बढ़िया। बहुत ही बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। अब मैं कीर्ति धाकड़ जी, जो हमारे साथ विदिशा मध्य प्रदेश से जुड़ी हैं, उनको भी बुलाना चाहूंगी कि वो अपने विचार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रस्तुत करें। कीर्ति धाकड़ जी अपना माइक खोल लीजिए। जी बोलिए अपना, बोलिए। नमस्ते। हम्म। नमस्ते सभी अतिथिगण एवं मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों को। मेरा टास्क जन्माष्टमी पर कुछ विचार है जो कि मैं अब बोलने जा रही हूँ। जन्माष्टमी हिंदुओं का मुख्य त्योहार है। ये त्योहार पूरे भारत में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी त्योहार को भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण का जन्म दिवस हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष को अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी पर्व मनाया जाता है। उनका जन्म इस दिन मध्य रात्रि को मथुरा में हुआ था। कृष्ण देव की और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। मथुरा और वृंदावन में कृष्ण का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दुनिया को बुराई से मुक्त करने के लिए हुआ था। श्री कृष्ण के जन्म दिवस के दिन भक्त अपने घरों को रोशनी या दीपकों से सजाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। महाराष्ट्र में जन्माष्टमी त्योहार दही हड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इस त्योहार पर राष्ट्रीय छुट्टी दी जाती है। भारत में ये जन्माष्टमी का त्योहार सबसे सुखद त्योहार में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार और व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता की पहचान ले तो उनकी जिंदगी कभी भी कठिनाई में नहीं गुजरेगी। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर बताया आपने, कृष्ण जी का पूरा जीवन परिचय हम सभी को दिया। और अब मैं आनंदी पवार जी को बुलाना चाहूंगी कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। आनंदी पवार जी अपना वीडियो खोल लीजिए और ऑडियो। मुझे आनंदी पवार से तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। अगर किसी दूसरे नाम से जुड़ी हो तो कृपया अपना वीडियो और ऑडियो। संतोष सर, आनंदी पवार है सर। संतोष सर, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। जी हेलो। हाँ जी सर। हाँ आनंदी पवार। हाँ जो है वो नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए वर्षा चलिए वर्षा थोड़ा मेरी आगे पूरी आगे बढ़िए, दूसरे बच्चे को बुलाइए। जी हाँ, अब मैं यशिका चतुर्वेदी जी को, जो कि हमारी राजस्थान प्रभारी हैं और वो हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़ी हैं, उनको बुलाना चाहूंगी कि वो अपने विचार प्रस्तुत करें। एक बार पुनः आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जन्माष्टमी पर अपने विचार रखने जा रही हूँ। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जी इस दिन हमारी धरती पर आए थे और वो एक बहुत खास उद्देश्य से आए थे। कंस को मारने के अलावा उन्हें अपने भक्तों की मुक्ति और उनसे मिलन भी करना था। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का दिन बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण देवकी के 8वें पुत्र थे और उनका जन्म मथुरा नगरी में हुआ था, जहाँ कंस रहते थे, जो कि बहुत अत्याचारी था। और भगवान श्री कृष्ण के जो और भी भाई थे, उन सबको उन्होंने मार दिया था। एक समय जब आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र कंस को मारेगा,
तभी कंस ने यह सुनकर अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया था। और कंस ने देवकी के जो 7 पुत्र थे उन सबको भी मार डाला था। जब देवकी ने श्री कृष्ण जी को जन्म दिया, तब भगवान विष्णु ने वासुदेव जी को आदेश दिया था कि वे कृष्ण भगवान को गोकुल में यशोदा के और नंद बाबा के पास छोड़ आए। और यही था जो भगवान का जन्म हुआ। और उन्होंने अपनी पूरी जीवन माता यशोदा और नंद बाबा के घर बिताई। और उसके बाद जब वो बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध किया। और इसके बाद हमें भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेरणा भी मिलती है। जैसे कि जन्माष्टमी ही छोड़े, हम महाभारत पे आते हैं थोड़ा। तो महाभारत में भगवान ने एक गीता जी अर्जुन जी को कही थी। तो गीता जी में भगवान बता रहे हैं, कृष्ण भगवान, कि अपना कर्म करो, कर्म कर रहे हैं उसके बगैर फल की प्राप्ति का ना सोचो, तुम्हें फल क्या मिलेगा, अपना कर्म करते जाओ। जिस उद्देश्य तुम इस धरती पर आए हो वह काम करो और उस काम से कभी भी नहीं हटो। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें भगवान श्री कृष्ण के जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझसे कोई भी गलती हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर बताया आपने शिखा जी। अब मैं अनुज जी को बुलाना चाहूंगी, जो कि हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं। अनुज जी। अनुष, अनुश्री की आंटी क्या आ गए अनुज। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुष है। मैं कक्षा 1 क्लास 1 का छात्र हूँ। मैं स्टेप अहेड पब्लिक स्कूल का छात्र हूँ। मैं आप सभी को के सामने राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक कविता सुनाने जा रहा हूँ। आओ राष्ट्रीय खेल दिवस, आओ आओ खेले खेल, इससे बढ़ता हमें मेल। खेल हमको भाता है, बहुत मजा आता है। तुम भी खेलो हम भी खेलें, ये भी खेले वो भी खेले। आओ गेंद बल्ला लेकर मैदान में दौड़ लगाए, खूब खुशी से झूमे हम, उछले कूदे नाचे गाए। खेल हमें स्वस्थ बनाए, बीमारी को दूर भगाए। खेल हमें प्यार बढ़ाए, दोस्तों से हमें मिलाए। खेल हमें खेल में हो जाए हार, उसको भी करे स्वीकार। खेल में हो जाए जीत, हारने वालों से करो प्रीत। हार से तुम कभी ना डरना, जीवन में है आगे बढ़ना। खेल हमें मेडल दिलाए, खेल हमें आदर्श बनाए। दिन में जब समय मिले हम मैदान में खेलने जाए। आप धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बोला आपने, बहुत ही अच्छी तरीके से कविता सुनाई। अब मैं वर्षा मीणा जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़ी है।
वर्षा मीणा जी। नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार बेटा। नमस्कार बेटा। स्वरा, मैं पाल सर को अभी लेफ्ट हो गए, मैं उनको बुला लूंगी, और जैसे ही वो जुड़े हैं उनको आमंत्रित कर लीजिए उद्बोधन के लिए। अच्छा, जुड़े हो। अच्छा, ठीक है सर। मैं सोच रही फिर आप अपना आशीर्वचन देके फिर आप आराम से बैठे रहते। तो आप बोल दीजिएगा मुझसे, है ना? ओके जी 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 बच्चा बोलिए। राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को बड़े उत्साह से मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल दिलाए। इस दिन भारत सरकार द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार आदि। 29 अगस्त 2012 से राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की शुरुआत हुई। खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें स्वस्थ रखने के साथ साथ मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास का भी माध्यम है। खेलने से हमारे शरीर की शक्ति बढ़ती है और हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसके साथ ही खेल हमें विज्ञान, मनोविज्ञान, संगठन, अनुशासन और नैतिकता की महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी प्रदान करते हैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बच्चों अब से मैं अनुरोध है कमल कि जब बोला करें तो वीडियो भी खोल लिया करें, तो अच्छा लगेगा बेटा। अब मैं कमल जाट जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आप आइए और अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। कमल झा जी, अगर आप हैं तो वीडियो और ऑडियो खोल लीजिए। कोमल कोमल जाट। अच्छा, कोमल जाट। कोमल जाट जी। कोमल जाट जी, अगर आप हैं तो वीडियो खोल लीजिए। मुझे लगता है नहीं हो। यशिका, आगे बढ़िए। एक बार फिर जो बच्चे छूट रहे हैं उनका अंत में एक बार नाम बोल दीजिएगा, अगर जुड़ जाएंगे तो बोल देंगे, ठीक है? अब मैं आयुष चोपड़ा जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आयुष चोपड़ा जी। सभी को नमस्ते मैम। हाँ, स्वागत है बेटा। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बेटा। नमस्ते बेटा। मैं मित्रता पर बोलना चाहती हूँ। दोस्ती हर किसी के जीवन में सबसे कीमती होती है। अच्छा और सच्चा दोस्त तो वह होता है जो हर परेशानी दुख में अपना साथ दे। हम अपने दोस्तों के साथ उन मुद्दों और विचारों पर आसानी से चर्चा कर सकते हैं जिन्हें हम अपने माता पिता के साथ साझा नहीं कर सकते। धन्यवाद मैम। बहुत बढ़िया। बेशक 2 लाइन में बोली, लेकिन ऐसा लग रहा है सार बोल दिया आपने। बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर। अब मैं नैतिक पवार जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। हाँ, संतोष सर नैतिक पवार जुड़े हैं। बार मैम 2-3 बच्चे जो हैं वो नेटवर्क इशू के कारण शायद बीच में कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन डिस्कनेक्ट भी होते जा रहे हैं। तो अभी मोहित विश्वकर्मा आप आमंत्रित करें। मोहित जी को बुला लो और इन बच्चों के नाम लिखते जाओ, तो अंत में एक बार बोल देना अगर होंगे तो हम सुन जी। नेटवर्क हमारे इधर भी आ रही है। मोहित विश्वकर्मा जी, आप हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से आप आइए और अपने विचार। सबको सादर प्रणाम।
प्रणाम बेटा। मेरा नाम मोहित विश्वकर्मा, पिता का नाम श्रीमान शासकीय हाई स्कूल खरसानिया, तहसील भेरुंदा, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से हूँ। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं इस संस्था में जुड़ पाया हूँ। मैं पहली बार इस संस्था में जुड़ा हूँ। मेरा विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी। यह हिंदू का प्रमुख त्योहार है। इस दिन श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के पावन त्योहार पर हर भक्त प्रतीक्षा करता है। जन्माष्टमी श्री कृष्ण जी के जन्म की खुशी में बनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म दिवस पर विभिन्न प्रकार की झांकियां निकालकर इस दिन को बनाया जाता है। भगवान विष्णु ने इस धरती को पापियों से मुक्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मथुरा नगरी के राजा कंस बहुत जालिम और अत्याचारी थे। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे। उसके राज्य में प्रत्येक नागरिक उसके अत्याचार से बहुत तंग आया था। एक दिन आकाशवाणी हुई, देवकी का 8वां पुत्र भगवान कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि मेरी बहन देवकी को और उसके पति वासुदेव को कालकोठरी में बंद कर दिया जाए और सैनिकों से कहा कि इनके ऊपर नजर रखी जाए। देवकी के जितने भी पुत्र हुए कंस ने उनका वध कर दिया। 8वां पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो विष्णु भगवान जी प्रकट हुए और वासुदेव से कहा कि इस पुत्र को यशोदा माता तथा नंदलाल के पास वृंदावन में पहुंचा दिया जाए। तो श्री कृष्ण वासुदेव ने इनको उनके पास पहुंचा दिया और जैसे ही वह बड़े हुए तो उन्होंने कंस का वध कर दिया। इसीलिए श्री कृष्ण जन्म उत्सव बनाया जाता है। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। आप बहुत ही अच्छे तरीके से हमको कृष्ण जी के पूरे जीवन परिचय के बारे में बताया, उनके पूरे जीवन के बारे में बताया। अब मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए एक मिनट स्वरा, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम लगभग हमारा आधा घंटा चलेगा, तो उससे पहले हम सर को बुला लेते हैं। उसके बाद अगर सर के पास टाइम होगा तो सर जुड़े रहेंगे। मैं सादर आमंत्रित करती हूँ इस आभासी पटल पर। आज हमारे बीच जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, महामंत्री नागरी लिपि परिषद से और हिंदी समिति के सलाहकार भी हैं और अन्य अनेक पदों पर जुड़े हुए रहते हैं। सर, इस गोष्ठी में आप आए, सचमुच हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये गोष्ठी हमारी हिंदी भाषा, नागरी लिपि, परंपरा और संस्कृति से जुड़ी हुई गोष्ठी है। इसमें हम स्लोगन वगैरह भी देते हैं एक लिखने के लिए बच्चों को, जो कि नागरी लिपि में लिखते हैं बच्चे और हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आशा ही नहीं विश्वास है कि इससे हमारे लिपि और भाषा को और संस्कृति और परंपराओं को थोड़ा बच्चों को इसमें जानेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। ऐसी आशा के साथ हम जोड़ते हैं बच्चों को। ऐसी गोष्ठी में आपका आशीर्वाद आज मिलेगा बच्चों को, इसलिए हम बहुत उत्साहित हैं। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर का। स्वागत है महोदय। धन्यवाद डॉक्टर रश्मि जी और स्वरा बेटा, और इससे पर फरक उन्नासी जी बैठी हुई है, हमारे मित्र गोकुलेश्वर जी, ओम प्रकाश त्रिपाठी जी और प्रिय बच्चों, मुझे इस मंच पर जुड़ के बहुत ही प्रसन्नता हुई। भले ही रश्मि जी कहें कि मेरी आयु 70 वर्ष है, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कह रही लेकिन मैं अपने आप को बच्चे हो जाते हैं इस गोष्ठी में जुड़ के 7 वर्ष का ही मानता हूँ। तो आज भी हमारे दिल में बचपन गूंजता है और यही कारण है कि आज भी हम बाल साहित्य से जुड़े हुए हैं। ये पत्रिका बाल प्रहरी है, अल्मोड़ा से निकलती है, इसके हम आजीवन सदस्य हैं। बाल वाटिका ये राजस्थान भीलवाड़ा से निकलती है, इससे हम जुड़े हुए हैं। अभिनव बालमन ये अलीगढ़ से निकलती है,
इससे जुड़ी, ये शिक्षक प्रवाह सीतापुर से निकलती है, इससे जुड़े बहुत से। और बाल साहित्य में बहुत लगा। और एक आपको एक मजेदार बात बताऊं कि सबसे पहले जो मैंने अपनी रचना लिखी विद्यार्थी जीवन में, वो बाल बाल कविता थी, रेलगाड़ी के ऊपर चंदा मामा पर लिखी थी। चंदा मामा बड़े सयाने करते रहते खेल, कभी कभी तो धीरे चलते फिर हो जाते मेल। उस जमाने में 2 ही रेलगाड़ी चलती थी, मेल और पैसेंजर, बाकी तो थी नहीं शताब्दी और ये वंदे मातरम। तो हुआ ये कि किसी बच्चे ने, बच्चा क्या वहां का था, सरस्वती बाल विद्या मंदिर नैनीताल जिले की थे, एक बच्चा, उसकी वहां से पत्रिका आई दरअसल, और वो पत्रिका में उस बच्चे ने मेरी कविता हूबहू, मतलब मेरे एक अक्षर बदले जो मेरी लिखी हुई कविता थी अपने नाम से छपवा दी। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि बच्चे को मेरी कविता इतनी पसंद आई कि अपने नाम से छपवा दी। तो मैं उसको सबसे बड़ा बाल साहित्य का पुरस्कार मानता हूँ। और बाद में विभिन्न कार्यों में व्यस्त हो गया। आज भी बाल साहित्य मेरा प्रिय विषय रहता है। जो बाल साहित्य की संस्थाएं अल्मोड़ा में काम कर रही हैं, भीलवाड़ा में काम कर रही हैं, आपके कानपुर में काम करती थी, वो सब मुझसे जुड़े हुए हैं। मैं उनके कार्यक्रमों में पूरे देश भर में जाता हूँ, और खास तौर से आप जैसे बच्चे जो उसमें उपस्थित होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमारी जो संस्था है, विश्व हिंदी से साहित्य सेवा संस्थान, ये इसका एक महत्वपूर्ण प्रकल्प है। इसके माध्यम से हम आप सब बच्चों के बीच में उन प्रतिभाओं को लाते हैं जो आप जैसे ही हैं, आपके आयु वर्ग के हैं, लेकिन बहुत सी अच्छी बातें मतलब बताते हैं आपको, उससे हमें सीखने को मिलता है। सीखने को, जैसे आपके अध्यापक हैं, संतोष जी यहाँ पर हैं, भरत जी हैं यहाँ पर, तो आप लोगों से बच्चे सीखते हैं। और इसके अलावा जब किसी दूसरे वर्ग में जुड़ते हैं, समूह में जुड़ते हैं, या राज्य स्तरीय या मंडलीय स्तरीय या राष्ट्रीय स्तरीय जब प्रतियोगिताएं या कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम जुड़ते हैं, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खास तौर से हमें शब्दावली सीखने को मिलती है कि किस अवसर पर क्या शब्द इस्तेमाल किया जाना है। ऐसे शब्दों को सीख कर ही हम आगे बढ़ते हैं, अपने लेखन में काम करते हैं, लेखक बनते हैं, कवि बनते हैं, साहित्यकार बनते हैं और वैज्ञानिक बनते हैं। ये तो आपके भविष्य के जीवन की है। लेकिन वर्तमान में आप जिस परिस्थिति में पढ़ रहे हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भाई, आप एक संपन्न, साधन संपन्न जैसे करें, उस वातावरण में हैं उपस्थित, उसमें जुड़े हुए हैं। हमारे ज़माने में ये सब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी, मोबाइल भी नहीं था, फ़ोन भी नहीं था, हाथ में घड़ी भी नहीं होती थी, और गांव में बिजली भी नहीं होती थी, और नंगे पैर जाया करते थे सब। कोई ड्रेस कोड भी नहीं था कि ये वाला निकर पहनना, ये वाली शर्ट पहननी हो। वो बाद में फिर दूसरी क्लास में इंटर कॉलेज में तो ड्रेस कोड हुआ। उससे पहले हमारे जब प्राइमरी में था तो उसमें कोई ड्रेस कोड नहीं था। और आपको जान के खुशी होगी कि मैं भी अध्यापक रहा हूँ। कक्षा 1 से लेकर के मैंने PhD तक के बच्चों को पढ़ाया है, और अभी भी पढ़ाता ही हूँ। मेरे गाँव में एक स्कूल चला करता था, और प्राइवेट टाइप का स्कूल था, उस जमाने में सरकारी नहीं हुआ था, तो अध्यापक को 1-1 रुपए शायद मिलते थे, 4 आने इकट्ठे करके उनको देते थे, उससे वो भरपूर से करते थे। उन अध्यापक महोदय का कहीं अच्छी जगह नियुक्ति हो गई BTC वगैरह करने के बाद में, तो मेरे गांव के लगभग 100 के करीबन बच्चे होंगे, लड़के लड़कियां। तो वो अध्यापक चले गए, तो फिर कोई भी अध्यापक नहीं रहा। मैं उस समय BSc का विद्यार्थी था अलीगढ़ में, तो मैंने अपनी कक्षा BSc की पढ़ाई बीच में रोक करके और उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मैंने कहा मेरी जो 1 साल है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि 100 बच्चे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप बच्चों के बीच में आकर के आप में बड़ी प्रतिभा है, आप में बड़ी दक्षता है और सक्षमता है, ये मैं आशान्वित हूँ। और मैं तो प्राय जब जाता हूँ आप लोगों के बीच में बाल कार्यक्रम में, कभी मैं तो कहता हूँ कि भाई आपको ही प्रधानमंत्री बनना है, आपको भी राष्ट्रपति बनना है, आपको ही अब्दुल कलाम बनना है। तो इसलिए हमें हमेशा एक ऊंचे सपने देखने चाहिए। अभी से सपना देखना शुरू करो। हमें बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनना है, हमें बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है, बहुत बड़ा हमें साहित्यकार बनना है। इसमें दूसरा, चूंकि अध्यापक भी बैठे हैं और बच्चे भी बैठे हैं, इनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे लगती है, मैं प्राय हर जगह भी कहता हूँ
कि इस देश में कोई भी त्योहार जाति या धर्म का नहीं होता, इस भारत का होता। इसको कभी भी आप हिंदू का ना कहिएगा, मुसलमान को ना कहिएगा, सब भारत के इस देश के पर्व है। जितना कुछ लोग दिवाली मनाते हैं उसको सभी धर्मों के लोग मनाते हैं, होली सभी धर्मों के मनाते हैं, ईद में बहुत से धर्मों के लोग मनाते हैं। हमारा जब मैं मथुरा आकाशवाणी में था तो हम सरस्वती वंदना या कि राधा कृष्ण की वंदना हमारे यहाँ थे सईद अहमद खान से कराते थे, वो करते थे, बड़ा बड़ा अच्छा से कराते थे। रस खान का तो नाम आपने सुना होगा, रहीम का नाम सुना होगा आपने। लाला लाजपत राय के पिताजी 5 बार दिन में नमाज पढ़ते थे प्रतिदिन। तो ये जो हमारा देश है धार्मिक सद्भाव का देश है, ये बटा नहीं है, न हिंदू में, न मुस्लिम में, न सिख में, न ईसाई। हम सब जो है इस देश के निवासी हैं, इसलिए जितने हमारे तीज त्योहार हैं वो सब हमारे अपने हैं। इसमें कभी कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर शिक्षक भी इस पर ध्यान दें कि अपने बच्चों को बताएं कि ये त्योहार इस देश के, इस किसी जाति या धर्म के नहीं है। इस पर हम ध्यान रखें। और मैं चूंकि पूरे देश की यात्रा करता हूँ, विदेश की भी यात्रा करता हूँ, और अब मैं चूंकि अमेरिका की पत्रिका का संपादक तो बाहर के बच्चे मुझसे जुड़ते हैं, उनके कार्यक्रम हूँ, कोई फिलाडेल्फिया में कार्यक्रम करता है, कोई न्यूयॉर्क में, कोई वाशिंगटन में। तो मुझे अच्छा लगता है कि वहाँ के बच्चे जो उनका पूरा का पूरा अंग्रेजी माहौल है, घर से बाहर निकले तो अंग्रेजी बोली जा रही है, वहाँ हिंदी तो है नहीं, या तमिल तेलुगु मलयालम तो नहीं है, वहाँ तो अंग्रेजी बोली जा रही है। ऐसे में भी वो बच्चे हिंदी के गीत सुनाते हैं, सरस्वती वंदना करते हैं, गणेश वंदना करते हैं, या अन्य जो रचनाएं हिंदी की वो सुनाते हैं। तो अच्छा लगता है कि यहाँ से जो 7 समंदर पार देश है उसमें अमेरिका में जाकर के, ब्रिटेन में जाके, या कि जापान या ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हम अपनी संस्कृति को जीवित बनाए हुए हैं, जीवंत बनाए हुए हैं। तो ये सब जो है मतलब कोई क्षेत्रवाद या कोई राष्ट्रवाद या कहे कि प्रांतवाद नहीं है। ये समूचा जब अभी मेरा एक कार्यक्रम शुरू होने वाला है 15 मिनट बाद, तो उसमें हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे, कि हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करेंगे। पूरी वसुधा ही हमारा एक कुटुंब है, उस रूप में हमें रहना है, जैसे विश्व नागरिक के रूप में हमें रहना है। इस देश ही नहीं, पूरा संसार ही हमारा परिवार है। और परिवार का अर्थ क्या है कि हम मानव कल्याण की बात करेंगे। मानव कल्याण की जब बात करते हैं तो मानव में जाति भेद, वर्ण भेद, धर्म भेद या संप्रदाय भेद नहीं देखा जाता, है ना। जब आप देखते हैं पहले हमारे यहाँ पर गाँव में जब नलकूप नहीं थे, पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, तो प्याऊ लगा करती थी। तो प्याऊ में पानी पीने के लिए हर कोई आता था, कोई से जात पूछता था, कोई जाति नहीं पूछता था, कोई धर्म पूछता था, कोई नहीं पूछता था। तो ये जो हमारी भारतीय परंपरा है, ये इस परंपरा को हमें जीवंत रखना है कि हम इन सब संकीर्णताओं से ऊपर हैं। जो छोटे छोटे मतभेद हैं उनको भुलाएंगे, और आपका जो जीवन है, जीवन खासतौर से ऐसा जीवन है कि इस पर तो किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं चाहिए, संकीर्णता, किसी भी प्रकार की संकीर्णता। तो ये सब बातें हम, ये जो पत्रिका मैंने आपको बता रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये हम इस पत्रिकाओं के माध्यम से कहते हैं। इसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते, सभी बच्चों के, चाहे वो मध्य प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, या कहीं छत्तीसगढ़ का है, उसकी सबकी रचनाएं प्रकाशित इसमें होती हैं। और इनके लिए जब हम पुरस्कार देते हैं बच्चों के लिए, तो सभी प्रदेशों के होते हैं, और अच्छा है। और बल्कि मेरा तो आप लोगों से आग्रह ये रहेगा, कभी अगर समय रहे, अध्यापक खासतौर से ध्यान दें कि जो जहाँ के बच्चे हैं वहाँ की जो अपनी बोली भाषा है उसको भी हम सामने रखें। हिंदी तो हम पढ़ ही रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो भी वैसे हमारे को तो पढ़ ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारी अपनी बोली भाषा है, जैसे ब्रज भाषा है, बुंदेली भाषा है, छत्तीसगढ़ी भाषा है, भोजपुरी, कन्नौजी, अवधी या हरियाणवी या इस तरह की भाषा है, उसमें भी हमें अपने रचनाएं रखनी चाहिए, है ना। जब भाई हम बचपन में खेला करते थे तो उस समय क्या था कि हम जो खेलते समय गीत गाते थे तो अपने ब्रज भाषा के, जैसे मैं ब्रज क्षेत्र का हूँ तो ब्रज भाषा में गाते थे। आप लोग बुंदेलखंड के तो बुंदेली में उसमें गाते होंगे। अब चूंकि सब जगह हिंदी का प्रभाव हो गया तो हिंदी वाले गाने हुए, लेकिन उसको भी बचाए रखना है। जो हमारी अपनी मातृभाषा है, जो घर में हमारी जो बोली जा रही है, जो हमारे दादा दादी नाना नानी बोला करते हैं,
उसको भी अगर बोलेंगे, उसमें भी आप रचना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा ना। हिंदी तो हमें पढ़नी है ना, चूंकि हमें परीक्षा पास करनी है। अंग्रेजी भी हमें पढ़नी है चूंकि हमें परीक्षा पास करनी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जिसमें परीक्षा नहीं पास करनी, जो हमारी अपनी भाषा है, वो उसको भी आप लोग प्रयास करें, है ना। जैसे कोई चुटकुले भी कह सकता है, और कुछ नहीं तो लोकगीत कह सकते हैं, है ना, लोक कथाएं कह सकते हैं, या लोक नाट्य का कोई प्रसंग कह सकते हैं। तो ये बहुत से माध्यम है कि हम अपनी जो क्षेत्रीय बोली भाषाएं हैं, जिसको सही मायने में मातृभाषा कहा जाता है, उसको हमने भी ध्यान देना है, उसके संरक्षण के प्रति भी हमने कार्य करना है। बाकी कार्य तो करना है, और मैं तो बाकायदा बड़ा ही आश्वस्त हूं कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है, ये नए बच्चे बैठे हुए हैं, ये ज्यादा जागरूक हैं, चूंकि इनके पास जो कंप्यूटर की सुविधा है, इनके पास जो स्मार्टफोन की सुविधा है, वो अभी भी इस भारत में बहुत से लोगों के पास में नहीं है। आप उनके पास सोचिएगा कि जिनके पास पढ़ने का अवसर ही नहीं है, पढ़ने का कोई स्थान ही नहीं है। हम दिल्ली में देखते हैं बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं जो झुग्गी झोंपड़ी में बच्चे रहते हैं, जो कभी स्कूल नहीं जाते, उनके लिए क्लास चलाते हैं, फ्लाईओवर के नीचे क्लास चलाते हैं, निःशुल्क पढ़ाते हैं। तो ये सब चीज तो आप तो सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये सब शिक्षा लेने का एक अवसर मिला हुआ है। आपके माता पिता साधन संपन्न है, आपकी प्रत्येक जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो इस देश की जो विविधता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र की हो, संस्कृति के क्षेत्र की हो, खान पान की हो, या कि हमारे वेशभूषा की हो, ये विविधता ही इस देश को समृद्ध बनाती है कि हम सांस्कृतिक रूप से संबद्ध हैं, हम शैक्षिक रूप से भी समृद्ध हैं। अब तो जगह जगह हमारे एम्स बन गए हैं, जगह जगह हमारे MBA के कॉलेजेस बन गए, हमारे पास अब बहुत बड़े शैक्षिक संस्थान, विश्वविद्यालय बन गए हैं, कई क्षेत्रों में बन गए हैं। तो अब इतनी सुविधा हो रही है कि सुविधा का हमें भरपूर लाभ उठाना चाहिए, और भरपूर लाभ उठाने के लिए आपको मोबाइल तो खैर देखना ही, मोबाइल एक ठीक है, टीवी भी देखें, लेकिन उसके साथ जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उसको भी देखें, अखबार को भी पढ़ें, उससे आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। मुझे नहीं मालूम कि आजकल के जो विद्यालय हैं उनमें पुस्तकालय की सुविधा है कि नहीं है, लेकिन हम तो जब बड़ी क्लास में आए थे, तो जब पुस्तकालय की सुविधा हमें मिली थी तो पढ़ा करते थे, अच्छा लगता था। जो किताब खरीद नहीं सकते, हम तक नहीं पहुंच पाती, तो उस पत्रिकाओं को हम पुस्तकालय में बैठ करके पढ़ सकते हैं, आसानी से वो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मैं चूंकि पुस्तकालय विज्ञान का प्राध्यापक रहा हूँ, तो मुझे जानकारी अच्छी तरह से कि पुस्तकालय में पुस्तकें जितनी हैं वो पाठकों तक पहुंचनी चाहिए। जैसे आप बच्चे हैं तो आपके स्कूल में बाल साहित्य की किताबें होंगी ज्यादातर, तो बाल साहित्य किताब उसका हमें लाभ उठाना चाहिए, ठीक है। और खासतौर से अब चूंकि जी के तो हमारे गूगल बाबा के पास में आ गया है कि जो भी आपको जानकारी चाहिए वहां से आप ढूंढ के ले लेते हैं, गूगल से मांग लेते हैं, है ना, किताब भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आनंद किताब पढ़ने में आएगा वो गूगल बाबा, वो जो किताब जो गूगल में ज्ञान दिया गया है वो हम जैसे लोगों ने भरा है, कोई वहां से उस ऊपर से आसमान से नहीं आया, हाँ, वो कोई प्रकृति ने कहीं से नहीं आया, वो हम जैसे लोग हैं उसमें भर देते हैं सामग्री, जो हमारे पास होती है हम भेज देते हैं, वो सब तक पहुंच जाती है। ऐसे बहुत से मित्र हैं ऐसे। तो इसलिए वो जानकारी जो गूगल में है, वो जानकारी भी सीमित है, उसको परिपूर्ण नहीं माना जा सकता। हम जब PhD के बच्चों को देखते हैं तो उनसे कहते हैं कि भाई गूगल यहाँ अलाउड नहीं है, गूगल की अगर जानकारी रेफरेंस देंगे उसको तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता। तो गूगल को आप सिर्फ एक छोटी सी सलाह के रूप में ले सकते हैं, है ना, छोटी सी मदद के रूप में ले सकते हैं, लेकिन उसको समग्र ज्ञान के रूप में नहीं ले सकते। जो ज्ञान आपको पुस्तक पढ़ने से मिलेगा, जो पत्रिकाओं से मिलेगा, वो इसमें नहीं मिलेगा। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है, और ये ध्यान आपको आगे बढ़ाएगा। मैं आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इस देश के नाम को रोशन करेंगे। हम लोग जो नहीं कर पाए हैं उस काम को आप पूरा करेंगे, और उसमें ही हमारी सफलता है ना, उसमें ही हमें खुशी मिलेगी। और हम समझते हैं कि इससे हमारा राष्ट्र समृद्ध होगा और विश्वगुरु बनेगा। निश्चित रूप से हम हैं इसमें, और अंतरिक्ष में भी हमारे अभी कुछ वैज्ञानिक जाने वाले हैं। तो ये सब हमें सब मिल रहा है, जो नई वैज्ञानिक उन्नति है वो हमें दे रही है। तो इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र है कि नए भारत में आपने जन्म लिया है, नए भारत में आप रह रहे हैं, नए भारत में आप पढ़ रहे हैं, नए भारत के शिक्षक आपको मिले हुए हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आपने बताया कि संभाव है, हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते हैं हमारे यहाँ,
और ये हमने बाल संसद में भी देख रहे हैं कि जितने बच्चे हिंदुओं के हैं उतने ही शायद मुस्लिम होंगे। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। और सर ने बताया कि बीएससी में उन्होंने अपने 1 साल को साइड में रखे कि चाहे मैं पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ, लेकिन आपने एक शिक्षक की भूमिका निभाई, ये बहुत बड़ी बात है कि अपना 1 साल आपने ध्यान नहीं दिया कि कोई बात नहीं अगर पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ। सर ने बताया कि हमें वसुधैव कुटुम्बकम की भावना अपनानी चाहिए बच्चों और मानव कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आदरणीय महोदय ने बताया कि उनके पास सीमित साधन थे उस समय, लेकिन आप सब लोगों के पास बहुत अच्छे साधन हैं, तो आप कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और आप भावी नागरिक हैं। और पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि शायद सर भावुक से हो रहे हैं या सर्दी हो रही है सर को। तो जुकाम हो रखा है मुझे 2-3 दिन से। हाँ। तो सर आपने कम समय था लेकिन आप आए, पधारे और बच्चों को आशीर्वाद दिया। उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। और बच्चों, सर ने जो बताया उसको गांठ बांध दो कि हमें पुस्तक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। गूगल बाबा के ज्ञान के साथ-साथ हमें पुस्तकों का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय सर, हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आप इस पटल पर उपस्थित होकर आपने बच्चों को आशीर्वाद दिया। धन्यवाद आप। सर के त्याग और समर्पित भाव को सलाम। बहुत 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 अच्छा। धन्यवाद सर, आपने हम सभी को इतना हम सभी को प्रोत्साहित किया और इतनी अच्छी हम सभी को बातें बताई जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब मैं प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम जिसके लिए हम सभी को बहुत एक्साइटमेंट रहता है, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के लिए मैं डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को बुलाना चाहूँगी, जो कि विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश के सचिव हैं। सर आप आइए और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। स्वरा शायद आज सर बाहर गए हुए हैं, तो आज प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शरत उन्नीसा मैम संभालेंगी, तो उनको आमंत्रित कीजिए। जी मैम, आप आइए और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की शुरुआत कीजिए। आभार बिटिया। बच्चों आप सभी लोग एक में मैम बच्चों आप सभी लोग अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमें हाथ जल्दी किसके उठ रहे हैं दिखाई दे सके। और आप में से यशिका, तुम कंप्यूटर से जुड़ी हो या लैपटॉप से जुड़ी हो क्या? मैम मैं मोबाइल से जुड़ी हुई हूँ आज। अच्छा, मोबाइल से। उन्नीसा मैम आप लैपटॉप से जुड़ी हुई हैं? नहीं, मोबाइल से जुड़े हैं। अच्छा। चलिए मैं कोशिश करूंगी कि कौन ने पहला ये उठाया हाथ। बाद बाकी यहाँ कोई लैपटॉप से जुड़ा हुआ है क्या? मैं मेरे अच्छा बेटा, आपको जिम्मेदारी दी जाती है, किसका पहले हाथ उठाए आप बताएंगे मेरे को, ठीक है? अगर आपका भी उठा तो आप भी बताइए, नहीं तो किसका पहले उठाया बताइएगा, ठीक है? क्योंकि एक साथ मेरे को सभी बच्चे नहीं दिख रहे। जी यशिका। जी मैम शुरू कीजिए। अभी इस पटल पर गोकुलेश्वर सर उपस्थित थे, तो मुझे लगा था कि वही ये संभालेंगे, लेकिन सर आज वृद्धाश्रम को देखने गए हैं सर, तो उन्होंने कहा कि आपको कार्य सौंप दिया है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर निवेदन किया था कि सर आप कुछ समय मोबाइल से जुड़ जाइए, पर जुड़िए क्योंकि बच्चों का उत्साह बना रहेगा। चलिए बहुत बहुत आभार। अब ये प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम शुरू होता है और सब बच्चों को इस कार्यक्रम के नियम पता हैं। जो सबसे पहले हाथ अपना ऊपर करेगा उसका उत्तर पहले लिया जाएगा, और जिसका पहले हाथ ऊपर करने पर उत्तर आएगा उसी को ही प्रथम माना जाएगा। तो ये नियम है इसके। अब मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखती हूँ। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब और कहाँ हुआ था? स्वरा ने हाथ उठाया। स्वरा ने और वो जो स्वरा दीदी और मैंने हाथ उठाया। हाँ आपका क्या नाम है बेटा? कीर्ति अब्दुल समद। हाँ ये आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं अब्दुल समद। कीर्ति ने भी उठाया है हाथ। स्वरा, अब्दुल समद, कीर्ति। हाँ। हाँ,
चलिए पहले सौरा का हाथ, इसलिए सौरा बताइए। मैम उनका जन्म 3 अगस्त 1883 को था और एक मिनट कीर्ति बेटा आप तब तक अपना माइक बंद कर लो। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, जब आपका नाम बोले तब आपका माइक खोले। हाँ सौरा बताइए। अब बोलिए सौरा। उनका जन्म 3 अगस्त 1886 को हुआ था और चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। हाँ, अब्दुल समद आप बताइए। मैम 3 अगस्त 1888 को चिरगांव में हुआ था। कीर्ति आप बताइए। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, पहले सौरा ने उत्तर दिया और सौरा का सही उत्तर था। बाकी सबने भी, अब्दुल समद ने, कीर्ति ने भी सही उत्तर दिया है, तो सौरा का उत्तर भी सही है। और पहले सौरा ने हाथ उठाया था, इसलिए ठीक है सौरा। दूसरा प्रश्न है मेरा, श्री कृष्ण का प्रिय पेड़ कौन सा है? कीर्ति ने उठाया है। कौन सा मैम कीर्ति क्या बोले? हाँ, सौरा बताइए। मैम कदम का पेड़। जी, आपने एक कविता पढ़ी होगी बच्चों, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, ले, है ना? और किसका हाथ ऊपर हुआ था? मैम कीर्ति दीदी का और स्वरा दीदी का ही हुआ था। हाँ, बस 2 का ही हुआ था। जी, चलिए ठीक है। तो कीर्ति का ही था, तो कीर्ति का सही उत्तर कदम का ही पेड़ है। चलिए, तीसरा प्रश्न है, जन्माष्टमी के और दूसरे क्या नाम हैं? जन्माष्टमी तो कहते ही हैं, इसके अतिरिक्त और कौन से नाम हैं? यशिका और सौरा। बोलिए यशिका बेटा। श्री कृष्ण जन्मोत्सव। हाँ, सौरा आप बताइए। मैम मेरा भी वही था, श्री कृष्ण जन्मोत्सव। और इसके अतिरिक्त और कोई उत्तर देगा? और किसी ने हाथ नहीं उठाया। और किसी ने हाथ नहीं उठाया? हाँ, अच्छा। मैम गोकुलाष्टमी। किसने बोला? आदर्श ने बोला। हाँ, गोकुलाष्टमी। जी मैम। तीनों का सही जवाब है कृष्णाष्टमी और गोकुलाष्टमी। तो अब देख लीजिए मैम। यशिका का लिख लिया, अगर आप कह रहे हो तीनों का सही है तो फिर पहले यशिका ने बताया। हाँ, गोकुलाष्टमी भी कहते हैं, क्योंकि हमारे सचिव सर गोकुलेश्वर सर हैं, इसीलिए ये प्रश्न रखा गया। वैसे सर का भी जन्म है ना ब्रज में ही हुआ है। अच्छा, उन्होंने बताया था मुझे, इसीलिए उनका जी, नाम गोकुलेश्वर पड़ा। इसीलिए मैंने प्रश्न भी लिया था। चलिए, अगला प्रश्न, हमारा चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो नारा किसने दिया? यशिका। हाँ। और ये नारायण नाम से जो बच्ची जुड़ी है उन्होंने, उनका भी हाथ। अच्छा, अब्दुल समद भी है। कीर्ति का भी, कीर्ति है, अब्दुल समद। कीर्ति। चलिए, पहले यशिका। महात्मा गांधी। हाँ, दूसरा हाथ किसका उठा था? नारायणा नाम से जो बिटिया है। हाँ, ये नारायण। महात्मा गांधी जी ने। क्या बोला? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने। चलिए, इसके अतिरिक्त कौन है? अब्दुल समद है और कीर्ति है। अब्दुल समद, आप बताइए। मैम महात्मा गांधी ने। अच्छा, और कोई बताएगा?
मैं ही बता दूं? हाँ बता दीजिए मैम। बताना ही पड़ेगा आपको। कीर्ति देखिए, हाँ मैम बता दें। नहीं, कीर्ति की आवाज नहीं आ रही, वो बताना चाह रही है सर। हाँ, कीर्ति बताइए। यूसुफ मेहर अली। हाँ, कीर्ति ने सही उत्तर दिया है। यूसुफ मेहर अली द्वारा 1942 में दिया गया था और वो यूथ लीग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। महात्मा गांधी ने इसमें सहयोग दिया था, लेकिन नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, इसलिए कीर्ति का जवाब सही है। सही है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी जी, सही है यही जी। चलिए, अब पांचवा प्रश्न है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? यशिका का पहला हाथ। हाँ, कीर्ति ने भी उठाया है। अब्दुल समद, स्वरा, बस वही 4 बच्चे उठा रहे हैं, और बच्चे क्यों नहीं उठा रहे भाई? बात गलत उत्तर दे देना, पर हाथ तो उठाओ। हाथ उठाइए, हिम्मत करिए, होने दो, गलत होने दो। हाँ, आदर्श आदर्श, हाँ आदर्श। चलिए, पहले यशिका ने उठाया था। हाँ मैम 8 अगस्त 1942। बेटा, जब जिसको कहा जाए तब बोले वो, बीच में से ना बोले। पहले यशिका का हाथ उठा, इसलिए यशी से जो पहले हाथ उठाता है उससे उत्तर लिया जाता है। तो अब मैम किसका माना जाए? हाँ, यशिका से पूछते हैं हम। यशिका बताइए। मैम मेरा भी वही है, 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942। यशिका का ही है। कीर्ति, अच्छा, और हाँ, अब्दुल समद बताइए। अगस्त 1942। जवाब सभी का सही है, लेकिन यशिका ने पहले हाथ उठाया था, तो इसलिए यशिका का उत्तर सही बाल माना। संसद सिखाती है कि समय कितना महत्व रखता है, कि जिसका एक सेकंड क्या मतलब एक पल पहले हाथ उठ गया, उसकी जीत हो जाती है। इसलिए हमें भविष्य में समय का ध्यान अवश्य रखना है। जी मैम। इस प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का यही नियम है, पहले जो हाथ ऊपर करेगा उसका उत्तर पहले लिया जाएगा। यदि उसका उत्तर गलत होता है तो जो अगला है जिसने बाद में हाथ ऊपर करा था उसका उत्तर लिया जाएगा। तो आप इस नियम का पालन करिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? यशिका सबसे आगे, फिर अब्दुल समद। नारायणा नाम से जो बच्ची जुड़ी है उसका भी है हाथ। चलिए यशिका उत्तर दीजिए। मैम सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद किसका था? अब्दुल समद का था। हाँ, अब्दुल समद उत्तर दीजिए। मैम महात्मा गांधी। यशिका आप उत्तर दीजिए। नहीं, कीर्ति आप उत्तर दीजिए। कीर्ति नहीं, नारायणा नाम से जो बिटिया। अच्छा, नारायण। हाँ, चलिए नारायण आप उत्तर दीजिए। महात्मा गांधी। और कौन था? स्वरा का भी हाथ। स्वरा बताइए। मैम महात्मा गांधी जी। देखिए, महात्मा गांधी ही उत्तर सही है, और यशिका का थोड़ा गलत था। और दूसरे नंबर पे अब्दुल समद ने महात्मा गांधी सही उत्तर दिया था, इसलिए अब्दुल समद का माना जाएगा। और बाकी महात्मा गांधी सही है, सौरा का भी सही है, और इधर ये चलिए अगला प्रश्न। ये बालकृष्ण नाम से कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ बोलिए बेटा, बोलिए। टीचर कुछ नहीं, वो तो गलती से माइक खुल गया था। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। अब 7वां प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब किसकी याद में मनाया जाता है? यशिका सबसे आगे, फिर सौरा, और वो नारायण नाम से बिटिया है उसमें भी।
बेटा आपका नाम क्या है? जो नारायणा नाम से जुड़ी नहीं है बिटिया, वो उनका नाम क्या है? हाँ, आपका नाम बताइए बेटा। हाँ, ये ऑन करिए आपका। हाँ, क्या नाम है कोमल बेटा? जाट। अच्छा, कोमल जाट, ठीक है। कोमल जाट। हाँ, क्योंकि हम अच्छा, नारायण नाम कोमल। से बुला रहे हैं, सही नहीं है। कोमल जाट है कोमल आपका नाम। बोलेंगे आप। जी, हाँ, बोलिए। यशिका। यशिका बताइए, आपका पहले हाथ ऊपर उठा था। मेजर ध्यानचंद्र जी के जन्म पर। कब? एक मिनट, 29 अगस्त 1940। आपको किसकी याद में बनाया? सर आप बताइए। मैम, मेजर ध्यानचंद्र जी की याद में मनाया जाता है, जो कि एक महान हॉकी प्लेयर थे, और ये 29 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है। हाँ, और किसका? हाँ, आप बताइए कोमल। कोमल उत्तर। ध्यानचंद जी की जयंती पर ये मनाया जाता है, 29 अगस्त को मनाया जाता है। सभी का उत्तर सही है, और यशिका ने पहले अपना उत्तर दिया था, तो इसलिए यशिका का उत्तर माना जाएगा। अगला प्रश्न 8वां। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? शायद सभी को आता हो ये तो। पहले सौरा ने उठाया हाथ। इसके अतिरिक्त कीर्ति ने भी उठाया है, यशिका ने भी उठाया है। कीर्ति ने भी उठाया है। हाँ, ये और कोमल बालकृष्ण। कोमल ने भी उठाया है। अच्छा, कोमल ने भी उठाया है। पहले सौरा ने उठाया। सौरा, उत्तर दीजिए। मैम, मेजर ध्यानचंद जी। यशिका। मैम, मेजर ध्यानचंद जी। कोमल। मेजर ध्यानचंद जी को। बालकृष्ण। टीचर मेजर ध्यान सिंह। सभी का उत्तर सही है, लेकिन सौरा ने पहले हाथ उठाया था, इसलिए सौरा का माना जाएगा। सभी बच्चे जो जुड़े हुए, हो गया मैम पूरा? नहीं, अभी है मैम। अच्छा, 10 ही पूछ रहे रहते हैं, अभी नहीं हुआ? क्वेश्चन तो और भी तैयार करे थे, लेकिन 10 पूछ लेते हैं कम से हाँ, कम। ये 8वां था। 9वां क्वेश्चन। भारत में पहली बार खेल दिवस कब मनाया गया? सौरा, पहले किसने उठाया था? मैं देख नहीं पाई। मैम, स्वरा दीदी ने। स्वरा जी। सौरा। चलिए, सौरा, यशिका, आ, कोमल, बालकृष्ण। सौरा, उत्तर दीजिए। मैम, 29 अगस्त 2012। आ, आ, यशिका। मैम, मेरा भी यही है। चलिए, और बालकृष्ण। आ, आपका माइक खुला नहीं है। 29 अगस्त 2012। हाँ, कोमल। 29 अगस्त 2012 को। सबके उत्तर सही है। सौरा ने पहले हाथ उठाया था, इसलिए सौरा का उत्तर सही माना जाएगा। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? कोमल ने हाथ उठाया। सौरा, यशिका। मैम, रईस नाम से कोई जुड़ा हुआ है मैम, उन्होंने भी हाथ उठाया। कौन? बालकृष्ण और रईस ने भी हाथ अच्छा उठाया। अच्छा अच्छा, पहले कोमल ने उठाया था। कोमल, उत्तर दीजिए। कोमल कोमल, बेटा, उत्तर माइक खोल दीजिए। लीजिए। चलिए, कोमल दे नहीं, रहे हैं। 29 अगस्त 2024। नहीं है रक्षाबंधन। चलिए, दूसरे नंबर से सौरा ने उठाया था। सौरा, उत्तर दीजिए। मैम, सावन की पूर्णिमा को। श्रवण की पूर्णिमा। जी हाँ। यशिका। मैम, सावन की पूर्णिमा। बालकृष्ण।
श्रावण मास की पूर्णिमा को। सही उत्तर है। तो पहला उत्तर स्वरा का सही था। स्वरा का माना जाएगा। मेरे ख्याल से हो गए मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप लोग अपने अपने माइक खोल के। जो बच्चे ने भाग लिया उनके लिए भी और जिन्होंने सुना उनके लिए भी। अब मैं बता दूं कि यशिका के 4 उत्तर ठीक थे, ठीक है। और यहाँ पर अगर 4 उत्तर सही होते हैं तो उसी को विजेता घोषित करते हैं। स्वरा के 3 उत्तर ठीक थे तो स्वरा के लिए भी तालियां। कीर्ति के 2 उत्तर ठीक थे, उसके लिए भी तालियां। और अब्दुस का एक उत्तर ठीक था, उनके लिए भी तालियां। और बहुत अच्छा प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम रहा, उसके लिए मैं तालियां बजाती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय महोदया कि आपके आने से सर अगर कहीं गए हैं तो संभल जाता है कार्यक्रम। धन्यवाद। चलिए बच्चों, आप जुड़िए और आपको यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हालांकि सर को यहाँ हम ये सोच रहे हैं कि सर होते तो ऐसा होता है। सर का भी बहुत अच्छा रोचक रहता है, लेकिन मैम ने बहुत अच्छा संभाला, उसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय महोदय। चलिए स्वरा, आगे बच्चों का नाम बुलाइए। मैम अब मैं एक बार उन लोगों को बुला लेती हूँ जो स्टार्टिंग में नहीं आ पाए थे। नहीं बेटा, उनको अंतिम में आखिरी में, वो किसी वजह से नहीं जुड़े या कुछ लोग जानबूझ के कभी कभी लेट होते हैं तो फिर उनको आखिरी में बुलाओ, है ना। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी आदर्श मीना जी को, जो हमारे साथ सीहोर मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आदर्श मीना जी, अगर आप जुड़े हुए हैं तो वीडियो खोल लीजिए और ऑडियो भी। जी मैम। जी जी, स्वागत है आपकी जी प्रस्तुति रखिए, दीजिए आदर्श बेटा। अपने विचार रखिए। मेरा सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर आप सभी को बताना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता विष्णु के 8वें अवतार हैं। भक्त इस दिन उपवास करते हैं, भजन गाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और अपने आसपास के सभी जगहों को रोशन किया जाता है। जन्माष्टमी पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे नाटक, नृत्य और संगीत समारोह। धन्यवाद। बोलिए आदर्श। आदर्श, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम नेटवर्क प्रॉब्लम था। भगवान कृष्ण हिंदू धर्म के सर्वोच्च देवता विष्णु के 8वें अवतार हैं। भक्त इस दिन उपवास करते हैं, भजन गाते हैं, मंदिरों को सजाते हैं और अपने आसपास के सभी जगहों का रोशन किया जाता है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मैं सुरेंद्र बरखेड़ी जी को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़े। सुरेंद्र, अपने विचार रखिए। नमस्ते बेटा। मेरा नाम है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक शाला जोधपुर है। मैं जन्माष्टमी का एक बेटा मोबाइल सही रखिए, आवाज कम आ रही है। सही। मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक शाला जोधपुर है। मैं भरत का नाम का छात्र हूँ। मैं जन्माष्टमी का एक कविता सुनाना चाहता हूँ।
आप कहाँ बैठे हैं बेटा? आवाज थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रही है आपकी। स्पष्ट नहीं आ रही बेटा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी। चलिए कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे से जहाँ नेटवर्क अच्छा आ रहा हो वहाँ बैठना बेटा, जिससे हम आपको सुन पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज नहीं आ पा रही बेटा आपकी, कोशिश करो अगर। नहीं, कोई बात नहीं, अगली बार दोबारा आना। बारिश का मौसम है तो शायद नेट की समस्या है जी। स्वरा आगे बढ़िए। हाँ अब थोड़ी सी आई है, बोलिए। बोलो, आ रही है, आ रही है। मेरा नाम सुरेंद्र अग्रवाल है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय कृत माध्यमिक शाला बेरपेड़ी है। मैं फरहत उन्नीसा मैम का शिष्य हूँ। मैं जन्माष्टमी पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। सुनाई। जन्माष्टमी का दिन बहुत निराला, इस दिन ही आए संसार में नंद लाला। कोई कहता है गिरधारी, कोई गोपाला, उनके तेज से सब और हुआ उजाला। बचपन में नटखटपन से नींदें सबकी उड़ाई, मोह लिया मन तुमने बंसी बजाई। हर लीला इतनी सुंदर जो सबके मन को भाई। वृंदावन में आई खुशियाँ और हरियाली छाई, चारों ओर उत्सव है छाया। जन्म अष्टमी को त्योहार आया, कान्हा का जन्म दिवस आया। बरसा के संग हरियाली लाया, मीठे मीठे पकवान बन गए सज गए आरती के थाल। जन्म अष्टमी के दिन झूला झूलेंगे हमारे लड्डू गोपाल। मुरली मनोहर कृष्ण कन्हैया यमुना के तट पर विराजे हैं। मोर मुकुट कानों में कुंडल, कर में मुरलियां साजे हैं। बाल रूप से सबको भैया, माखन चोर वो कहलाया है। आला रे आला गोविंदा आला, बाल गोपाल ने शोर मचाया। झूम उठे सब खुशी से देखो मुरली वाला आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। बहुत ही सुंदर बोला आपने। अब मैं मुख्य अतिथि उद्बोधन के लिए अब्दुल समद जी जो हमारे साथ जयपुर राजस्थान से जुड़े हैं और वो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं, उनको बुलाना चाहूँगी, वो आए और अपना उद्बोधन दें। आप सभी को मेरा नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, आदरणीय सचिव महोदय श्री गोकुलेश्वर द्विवेदी, आदरणीय विशिष्ट अतिथि डॉक्टर हरि सिंह पाल, कार्यक्रम संयोजक श्रीमती डॉक्टर रश्मि चौबे, स्वागत से प्रभारी श्रीमती फरहत उन्नीसा, संचालक और बाल संसद सचिव स्वरा दीदी, राजस्थान प्रभारी सुरुचि यशिका चतुर्वेदी दीदी, आप सभी का मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि बनाया, इसके लिए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अब्दुल समद कक्षा 6 का छात्र हूँ। मैं 1 वर्ष से इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ये कार्यक्रम बहुत पसंद है और मुझे इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने में मजा आता है। मैं इस कार्यक्रम से बहुत अच्छी चीजें सीखता हूँ और मैं इस कार्यक्रम से प्रभावित हूँ। इस कार्यक्रम में मैं आप सभी महानुभावों से अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा लेता हूँ। आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश की 212वीं 38वीं आभासी गोष्ठी के आयोजन में शामिल होकर मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। जल्दी आया थोड़ा। इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी प्रतिभागी जो आयोजन विषय मैथिली शरण गुप्त, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, भारत छोड़ो आंदोलन, राष्ट्रीय खेल दिवस और रक्षाबंधन पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, उन सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद। आप सभी ने इस कार्यक्रम के लिए अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम से सहभागी बने और अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। और अंत में आप सभी को मुझे मुख्य अतिथि बनाने के लिए एक बार पुनः धन्यवाद
आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस वर्ष 5वीं कक्षा में ओलंपियाड में प्रथम रैंक लाया था और मेरे विज्ञान विषय में मॉडल और प्रोजेक्ट बनाने में मुझे बहुत ही रुचि है और विज्ञान मेरा मनपसंद सब्जेक्ट है। मुझे विज्ञान के मॉडल और विज्ञान पढ़ने में मजा आता है। मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम रैंक में आता हूँ। मुझे इस वर्ष डिसिप्लिन इंचार्ज भी बनाया गया है। आप सभी का आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और अब मैं अपनी प्रस्तुति सुनाने वाला हूँ, जिसका विषय है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या पर गांधी जी ने देशवासियों से के समक्ष शंखनाद करते हुए कहा था कि ये एक छोटा सा मंत्र है जो मैं दे रहा हूँ। आप अगर चाहें तो इसे अपनी दिल पर ले लें और अंकित कर लें और अपनी हर सांस के साथ इस मंत्र की आवाज आनी चाहिए। ये मंत्र है करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन ऐसे समय शुरू हुआ जब दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही थी, जब आंदोलनों से भारत की आजादी के आंदोलन की मजबूत जमीन पूरी तरह से तैयार हो गई थी। अब इसमें बस स्वतंत्रता के बीज बोने की तैयारी थी। लोग ब्रिटिश शासन के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, सड़कों पर निकल पड़े। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बॉम्बे अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन को मंजूरी मिली। इस प्रस्ताव यह घोषणा की गई थी कि भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ तत्काल समाप्ति, भारत में स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र की स्थापना के लिए अत्यंत आवश्यक हो गई है। भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की मांग की गई। यह आंदोलन बहुत लोकप्रिय हुआ क्योंकि यह अंग्रेजों को अपने देश से बाहर निकालने के प्रयास में भारतीयों द्वारा किया गया सबसे पहला बड़ा आंदोलन था। भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली द्वारा 1942 में दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतिनिधित्व किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ व्यापक सर्वनीय अवज्ञा, विद्रोह और असहयोग की शुरुआत की। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत ही सुंदर, बहुत बढ़िया। और आपको ओलंपियाड के लिए बहुत बहुत बधाई। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ। और अब मैं मजीद खान जी जो हमारे साथ विदिशा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं उनको बुलाना चाहूँगी कि वो आए और अपने विचार प्रस्तुत करें। मेरा नाम माजिद खान है। मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे स्कूल का नाम शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला बेलखेड़ी है। मैं फरहात उन्निसा मैम का शिष्य हूँ। मैं आपको रक्षाबंधन पर एक कविता सुनाना चाहता हूँ। प्यारे भैया अब की बार राखी पर तुम आ जाना, बचपन में जो वचन दिए थे सारे वचन निभा जाना। पता है मुझको देश की रक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन राखी पर नहीं आती ऐसी क्या मजबूरी है। सरहद पर मिलने आ पहुँचूं अक्सर दिल ये कहता है, लेकिन सरहद पर तो पहरा सेना का ही रहता है। बस 2 दिन की छुट्टी लेकर मुझसे मिलने आ जाओ, प्यारी सी एक डोर हाथ में आकर जरा बंधवा जाओ। अच्छा भैया ना आ सको तो बस इतना ही कर लेना, धूल धरती की लेकर तुम माथे पर तिलक लगा लेना। मैं भी यहाँ मंदिर में आकर कान्हा को राखी बांधूंगी, रक्षा करने मेरे भाई की तोहफे में ये मांगूंगी। शायद ऐसा करने से प्यार अमर हो जाएगा, एक फौजी की बहन का त्योहार अमर हो जाएगा। फौजी का उसकी बहन को उसका। तेरे धागे के कारण बहना आज मैं जिंदा हूँ, सरहद को छोड़ नहीं सकता, क्या करूँ बहुत शर्मिंदा हूँ। पता है तू राखी पर राह हमारी तकती है, कब आओगे भैया मेरे हर खत में ये लिखती है। कैसे तुझे बताऊँ मैं खुद सोच कैसे आऊँ मैं, ये नौकरी नहीं फर्ज है मेरा अपना फर्ज निभाऊंगा। जिस दिन अमन हो गया कायम आकर राखी बंधवाऊंगा, तू मिठाई लड्डू पेड़े तेरे हाथों से खाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरहद पर भाई बसते हैं, सचमुच आपने सही कहा। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। अब मैं पूनम कुशवाहा जी को बुलाना चाहूंगी जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे।
पूनम कुशवाहा जी। पूनम कुशवाहा जी। मैम मुझे कोई इस नाम से भी दिख नहीं रहा है। चलिए आगे बढ़ जाइए। जी अब मैं अनुज जी को तो मैम मैं बुला चुकी हूँ ना। हाँ हाँ मैम उनका दोबारा नाम है, तो अब मैं एक बार उन लोगों को बुला लेती हूँ अनुज जिनको जी आप बोल चुकी हो ना बेटा? जी मैम उन्होंने कविता बोली हाँ थी हाँ खेल दिवस पर। है ना, तो अब जो बच्चे रह गए हैं उनके एक बार नाम बोल दीजिए। जी मैम आयुष चोपड़ा जी। आयुष चोपड़ा जी। अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। चलिए। वर्षा मीणा जी। कोई बच्चा अगर दूसरे नाम से जुड़ा हो तो आ जाए सामने। चलिए जी जी सर कुछ कह रहे हैं, एक मिनट रुको। संतोष सर कुछ कह रहे हैं। सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है आपकी, शायद उसकी नेट की समस्या है आपके उधर। सर की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, इसलिए उन्होंने शायद संतोष सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। चलिए बेटा आगे दूसरा नाम बोलिए। मैम बस इतने ही थे। अब मैं आगे चलिए अध्यक्षीय भाषण के लिए हाँ हाँ अब बोलिए। मैं अध्यक्षीय भाषण के लिए श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी सर को बुलाना चाहूंगी, जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष है विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान प्रयागराज। और राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हुआ है, और सर किशोर न्यायालय में किशोरों के लिए काम करते हैं, इसीलिए हमें लगता है कि उनका आशीर्वाद यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ससम्मान स्वागत करती हूँ आदरणीय त्रिपाठी सर। धन्यवाद स्वरा जी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया और तमाम लोगों को आपने ऐसा जोड़ने की कोशिश किया कि एक नया इतिहास आप रच रही हैं। और सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं डॉक्टर रश्मि जी को, जिन्होंने एक ऐसा बीज बोना शुरू कर दिया है कि इस उर्वर भारत में आप सभी साहित्यकार बनेंगे, सभी बहुत अच्छे भारतीय बनेंगे, भारत के नागरिक बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। मैं आप सबको सबसे पहले बधाई देता हूं। आज के कार्यक्रम में अभी डॉक्टर हरि सिंह पाल जी ने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, और हमारे विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान के सचिव डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी जी, जिन्होंने एक सपना लेकर उस सपने को साकार बनाने में भारत को मजबूत की कोशिश में वो लगे हुए हैं। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को एक सुंदर स्वरूप दे रही हैं फरुख निशा जी, जिन्होंने बच्चों को जोड़ जोड़ करके बड़े उत्साह के साथ सबको उत्साहित करती चली आ रही हैं। और जहां हमारे गोकुलेश्वर जी कहीं किसी कार्य में व्यस्त हो जा रहे हैं, तो उनकी भी पूर्ति आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। आज इस 38 आभासी गोष्ठी में हम आप सबका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जिन लोगों ने अपने अपने उद्बोधन दिए, मुझे लगभग सभी उद्बोधनों को मैंने करीब करीब कुछ अंश मैंने उनको अंकित किया है। सबसे पहले सरस्वती वंदना की शुरुआत किया था यशिका चतुर्वेदी ने, या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता के इस आवाहन के साथ माँ सरस्वती का आवाहन किया, और बड़ी ही तोतली भाषा में ऐसा लगा कि आवाज कानों तक सरस्वती माँ के पहुंची और सभी में सरस्वती का वास हुआ। सभी अपने अपने भावनाओं को बड़े सुंदर से व्यक्त करने की कोशिश की। यद्यपि यह नेहश्री को करना था, लेकिन नेहश्री किन्हीं कारणों से उपस्थित नहीं रही। सबसे पहले स्वागत भाषण सह प्रभारी फरुख निशा खान जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से इस कार्यक्रम में सभी का
अभ्यागतों का और बच्चों का, जो प्रतिभागी हैं या जो श्रोता हैं, सबके प्रति आपने सबका स्वागत करते हुए इस संस्थान को अग्रतर करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका आपने प्रस्तुत की। आप भी बधाई की पात्र हैं। सबसे पहले वक्ता के रूप में विशाल धाकड़ ने अपने विचार देते हुए राष्ट्रीय खेल दिवस पर विचार व्यक्त किया और मेजर ध्यानचंद की जयंती पर इसे मनाए जाने की बात उन्होंने कही। और हॉकी के खिलाड़ी थे वे, और तमाम पुरस्कारों, खेल के संदर्भ में जितने पुरस्कार मिलते हैं उन पुरस्कारों की भी चर्चा विशाल जी ने किया। दूसरे नंबर के विचारक थे, वो वक्ता थे, कीर्ति धाकड़ जी थी, जिन्होंने जन्माष्टमी पर अपने भाव व्यक्त किए। कृष्ण पर सुंदर सा व्याख्यान देते हुए विष्णु का स्वरूप कृष्ण को बताया और अनेक नैतिक मूल्यों पर भी सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए न केवल जुड़े हुए लोगों को बल्कि उनके माध्यम से उनके समाज में, उनके घर में, उनके परिवार में जाने पर उन मूल्यों का संचार होगा, ऐसी आशा के साथ उन्होंने अपने भावनाओं को व्यक्त किया। तीसरे नंबर के जो वो थे आनंदी पवार, वो सम्मिलित नहीं हो पाई। चौथे नंबर पर एशिका चतुर्वेदी ने अपने विचार व्यक्त किए। एशिका ने जन्माष्टमी पर विचार दिया और कंस के मारने के अलावा अपने भक्तों की रक्षा का उनका उद्देश्य था, उनके जन्म का, और देवकी और वसुदेव की सुंदर सी कथा का व्याख्यान भी एशिका ने बड़ी सुंदर ढंग से दिया। यह बच्चों के अंदर जो भावना है, जो भावना का विस्तार है, जो बोलने की क्षमता है, अभिव्यक्ति का संसाधन है, ये एक नया आयाम ला रही है। इसलिए यह कार्यक्रम बहुत ही सार्थक और बड़ा ही अतुलनीय और सराहनीय है। पांचवें नंबर पर अनुष ने अपने व्याख्यान दिए, जो कक्षा 1 का छात्र है, लेकिन कक्षा 1 के छात्र में जहां वर्णमाला की शुरुआत होती है, उस बच्चे द्वारा बोलना ही बहुत बड़ी बात है। जो कुछ भी उसने कहा वो बहुत ही स्पष्ट बोला, भले ही रुक रुक करके बोला, लेकिन राष्ट्रीय खेल दिवस पर उसने अपनी भावना को एक कविता के माध्यम से बहुत सुंदर ढंग से सुनाया। और खेल से हमें प्यार मोहब्बत भी मिलती है, प्यार मोहब्बत में वृद्धि होती है, और खेल हमें आदर्श व्यक्ति बनने में भी बहुत कुछ सहयोगी होता है। और खेल में आपसी मैत्री भाव बढ़ते हैं और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी खेल का प्रभाव पड़ता है। खेल से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है और स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मन का पोषक होता है। तो इस तरीके से खेल के महत्व को उन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया। फिर अगले वक्ता के रूप में वर्षा मीना जी जो सीहोर से थी, इन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस पर व्याख्यान दिया। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं, इस पर उन्होंने अपना उद्बोधन दिया और बहुत ही सुंदर ढंग से अपने भावनाओं को उन्होंने सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। अगली वक्ता के रूप में कोमल झा का नाम उच्चरित किया गया, लेकिन संभवतः वो उपस्थित नहीं थी। 8वें नंबर पर आयुष चोपड़ा जो बोले, उन्होंने दोस्त पर अपने विचार दिए। बहुत बड़ी बात है, मित्रता बड़ी अद्भुत चीज है और मित्र कौन है यह समझना है कि मैं बताऊंगा कि मित्र कौन होता है असली और मित्र के क्या लक्षण होते हैं। इन्होंने अपने दोस्त को केंद्रित करके दोस्त पर उन्होंने अपने विचार दिए। 9वें नंबर पर बाल कृष्ण नाम से एक बालक था, उसने कृष्ण के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। डॉक्टर हरसिंह पाल साहब जो विशिष्ट अतिथि थे, उन्होंने बहुत कुछ बताया और बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक हर व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है। हर बूढ़े को भी अपना बचपन बराबर याद आता है और जब बच्चों के बीच वह बैठता है तो वह बच्चा हो करके अपने को अपनी कल्पना करता है और जो बच्चे उसमें जुड़े होते हैं उनको समझता है कि हम उनके लीडर हैं और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। और यह उन्होंने कहा कि मैं बच्चे से उठ करके अध्यापक हुआ, अध्यापक थे ऐसे अध्यापक जो प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक के योग्यताधारी
ये लोगों को इन्होंने योग्य बनाया और उनको अग्रेसित करने में अपनी पूरी मदद किया। बच्चों को देखकर उन्हें बड़ी खुशी मिलती है, ऐसा उन्होंने व्यक्त किया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विस्तार भी उन्होंने किया और इससे इसके माध्यम से मानव कल्याण की बात पर भी उन्होंने जोर दिया। जात धर्म से अलग हमें मतभेद भुलाकर आपस में एक दूसरे से मिलते रहने की उन्होंने प्रेरणा दिया और निजता से विरत हो सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत का विस्तार दिया। साथ ही साथ उन्होंने एक बात बहुत महत्वपूर्ण कही पुस्तकालय पर। पुस्तकालय वह जगह है जहां अतीत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य को जोड़ा जा सकता है और किस तरीके से पुस्तकों के माध्यम से मनुष्य का न केवल ज्ञान बढ़ता है बल्कि उसकी पठनशीलता और अध्ययन के प्रति रुचि का भी विस्तार होता है। थोड़ा सा जिक्र उन्होंने गूगल पर भी किया। निश्चित रूप से गूगल बहुत अल्प ज्ञान देता है और गूगल हो जाने के कारण लोगों ने पुस्तकालय में जाना बंद कर दिया और पुस्तक को पढ़ना बंद कर दिया। यहाँ तक कि परीक्षा में शोर शराबे के प्रश्नोत्तरी से ही लोग पास होकर के अपने को बहुत ज्ञानी समझ रहे हैं। इस पर एक बहुत चिंता का विषय यह है, बच्चों के अंदर यह भाव पैदा करने की जरूरत है कि बच्चे हमेशा अध्ययनशील बने और पुस्तकों के प्रति उनकी दृष्टि जाए, पुस्तकों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित हो, पुस्तकों का वो महत्व समझें, पुस्तकों का न केवल महत्व समझें बल्कि पुस्तकों का अभिरक्षण भी करें और जहां भी हर घर में एक पुस्तकालय स्थापित किया जाए। नहीं कुछ मिलता है तो अखबार का ही पुस्तकालय हो। जो पिछले क्लास की किताबें हैं उनको बेचे बहाए न जाएं, उनको भी रखा जाए। जरूरत पड़ने पर कक्षा 1 की भी पुस्तक आज आवश्यकता के अनुसार वहाँ की कविताएं बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। उसमें जो विचार थे, जो हमारे पूर्वज पढ़ाया जाता था, ये सारे उसमें बहुत अच्छे अच्छे विचार होते थे। इन सब चीजों का अभाव होता दिख रहा है। इस तरीके से डॉक्टर हरसिंह पाल साहब ने बहुत सुंदर व्याख्यान दिया, क्योंकि वो आकाशवाणी के भी अधिकारी रहे हैं और उन्होंने आकाशवाणी से हर भाषा को, हर स्वरूप को, हर मानव को, हर देश को, हर जाति धर्म को, सबको उन्होंने देखा है, समझा है, परखा है। तो अपने अनुभवों को उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इन बच्चों के अंदर उसका बीजारोपण करके इनको आगे बढ़ने की एक बहुत सी सुंदर सी प्रेरणा उन्होंने दी। इसके बाद 11वें नंबर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम हुआ, जिसको फरुतुन्निसा मैम ने इसको बहुत सुंदर ढंग से आगे किया और इसमें सबने बारी बारी से अपने अपने हाथ उठाए और उत्तर जब सबने दिए तो जो पहला उत्तर देने वाला था उसको प्रथम घोषित किया गया। इससे कुछ बच्चों में जरूर कहीं न कहीं से पठार आएगा, लेकिन मेरा यह प्रयास हो कि हम लोग ऐसी कोशिश करें कि बच्चों के अंदर प्रत्युत्पन्न बुद्धि आए कि वो तुरंत हाथ उठाएं, ताकि उनका गलत भी प्रश्न होगा तो कोई न कोई तो सच बोलेगा। सही के चक्कर में वो जल्दी हाथ नहीं उठा पाते हैं। हाथ उठाएं, हाथ उठाने में कोई कंजूसी न करें और निश्चित रूप से हो सकता है कि आप ही का उत्तर सही हो। एक प्रश्न ऐसा था जिसमें बहुत तेजी से यशिका ने प्रश्न पर हाथ उठाया जरूर, लेकिन गलत हो गया, तो दूसरे बच्चे ने बहुत सुंदर ढंग से उसका जवाब दे दिया। तो ऐसे उदाहरण भी देने की जरूरत है। और अब्दुल सम्मद जो आज के मुख्य अतिथि थे, उन्होंने भी अपने भावनाओं को व्यक्त किया। इसी बीच में आदर्श मीना ने भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर अपना उद्बोधन दिया और कृष्ण को विष्णु के 8वें अवतार के रूप में ये बताया। सुरेंद्र जो मध्य प्रदेश से हैं, उनकी आवाज पहले तो नहीं सुनाई दे रही थी, लेकिन बाद में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण, बड़ी अच्छी कविता जन्माष्टमी पर सुनाई, जिसमें जन्माष्टमी के पूरे विषयों पर उन्होंने अपने बात थोड़े में संक्षेप में कविताओं के माध्यम से कह करके उन्होंने विदा लिया। मुख्य अतिथि अब्दुल सम्मद जो भारत छोड़ो आंदोलन पर अपने विचार दिए। इसके पूर्व उन्होंने मुख्य अतिथि बनाए जाने पर आयोजकों के प्रति आभार भी प्रकट किया और अपने बारे में बता करके कि उन्होंने ओलंपियाड में भी अपने स्थान बनाए हैं और सभी बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना का इन्होंने शुरुआत किया कि सभी के अंदर
वे एक प्रतिस्पर्धा जागृत हो, एक उत्साह जागृत हो कि हम हर जगह प्रतिभाग करें और अपने को देश का सबसे महत्वपूर्ण बालक साबित करने के माध्यम से हम पूरे देश का नाम, देश में अपना, अपने परिवार का, अपने जिले का, अपने समाज का नाम आगे बढ़ाएं। आबिद खान अगले नंबर पर थे, जिन्होंने बार बार ये अपना नाम तो बताया आबिद खान, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा किया उन्होंने कि अपने गुरु की बहुत बड़ी बड़ाई किया उन्होंने कि मैं फरतुन निशा मैम का मैं शिष्य हूँ। तो फरतुन निशा मैम जब इतना अपने को व्यवस्थित करने वाले हैं तो उनका शिष्य कब पीछे होगा। तो मेरा विश्वास है कि वो जरूर इस रक्षाबंधन की डोर को बांधने के लिए उन्होंने जो प्रयास किया, और रक्षाबंधन पर केवल मैं समझता हूं कि केवल यही बच्चा बोला और नहीं, भारतीय परंपरा में भाई का जो ये रक्षाबंधन का जो पर्व है इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है, क्योंकि वही भाई और बहन के बीच का एक संबंध जोड़ने वाला पर्व होता है। इस पर उन्होंने अपने विचार दिए। इस तरीके से सभी लोगों ने अपने अपने विचार से अपनी भावनाओं को सभी ने व्यक्त किया। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक छोटी सी देहात की एक कहावत है कि साल भर का कुत्ता और 5 वर्ष का पुत्ता भया तो भया नहीं गया। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि बच्चों के अंदर अगर इस अवस्था में जो चीजें पैदा हो जाएंगी, जन्म ले लेंगी, उत्पन्न हो जाएंगी, वो बहुत आगे तक हो जाएंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और ऐसे बच्चों के लिए मेरा पूरा आशीर्वाद भी है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं बहुत महत्वपूर्ण दिवस ये भारत के इतिहास में रहा है, क्योंकि इसका नारा जो लगाने वाले थे यूसुफ मेहर अली ने, इन्होंने बहुत सुंदर ढंग से गांधी जी को उत्साहित किया और गांधी जी को इस तरीके से यह बात कहने को विवश कर दिया कि इसके लिए हम करो या मरो के सिद्धांत को लेकर चलेंगे तो निश्चित रूप से हमारे आंदोलन की सफलता होगी। और उसी बीच में सुभाष चंद्र बोस ने भी दिल्ली चलो का नारा दिया और उसमें आजाद हिंद फौज की इन्होंने स्थापना की। और ये जो 8 अगस्त 1942 को ये जो मनाया गया हमारा ये भारत छोड़ो आंदोलन, ये काकोरी कांड के 17 साल के बाद ये भाव पैदा हुआ सब में कि हमें अंग्रेजों को हर हालत में यहाँ से भगाने की जरूरत है, इनको हमें यहाँ से मिटा देना है। और आजाद हिंद फौज की स्थापना कर सर्वोच्च कमांडर के रूप में वास बाबू को उसका नायक बनाया गया। और इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में कैप्टन मोहन सिंह, रास बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह 1942 के पूर्व की बात 1941 में सुभाष चंद्र बोस जी ने बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना किया था और यहीं से एक ऐसी सुराग और यहीं से एक ऐसा सूत्र स्थापित हुआ जिससे 1942 के लिए यह एक सुंदर संकल्प लेने की बात आई। 22 सितंबर 1944 को शहीदी दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने यह बात कही थी कि हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है, हमें तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। इस तरीके से ये हमारे 1942 का जो संकल्प था हमारे स्वतंत्रता संग्राम के लिए और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बहुत ही मील का पत्थर था और इसने हमें जो आजादी दी आज उसी की परिणति है कि हम अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करके अपने को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ जाएं और कैसे पूरे देश को आगे बढ़ा दें और देश को हम अपने विश्व स्तर पर पहुंचा दें। साहित्य के क्षेत्र में जो मैथिली शरण गुप्त जी ने किया वह संभवतः उनकी तुलना में बहुत लोगों ने किया, लेकिन मैथिली शरण गुप्त जो झांसी में जिनका जन्म हुआ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी। हम सब भी पढ़ा करते थे तो एक पाठ होता था, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रहकर कुछ नाम करो। ये चीजें बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और प्रेरणा के स्रोत हैं और उन्होंने कुछ काम करने की प्रेरणा इस कविता के माध्यम से दिया। और उनकी एक कविता थी, शक हुए मुझसे कहकर जाते, इस पर भी उन्होंने बहुत सुंदर दिया। मित्र के बारे में सुंदर रचना मैथिली शरण जी ने कहा कि रूखे मन को सराबोर कर सरस स्नेह से जो सहला दे मित्र वही है, रूखे मन को
सराबोर कर सरस स्नेह से जो नहला दे मित्र वही है, प्रिय वियोग संतप्त चित्त को जो बहला दे मित्र वही है, अश्रुबूद की एक झलक से जो दहला दे मित्र वही है। तो मित्र की बड़ी परिभाषा होती है, और मित्र ऐसा होता है कि वो सुख और दुख दोनों में अगर साथ निभाता है तभी वह मित्र है। वह मित्र नहीं हो सकता है कि सुख में तो बहुत बड़ा मित्र है, दुख आने पर अपने मोबाइल ऑफ कर दिया और कभी बात न किया, तो ऐसा मित्र तो बड़ा धोखेबाज होता है, वह मित्र नहीं हो सकता है। और मित्र के प्रति वह कलंक है मित्र के नाम पर। इस तरीके से मैथिली शरण गुप्त जी ने मित्र के बारे में बहुत सुंदर ये कविता लिखी है। और किसान के बारे में भी उन्होंने लिखा, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो बाहर निकलना मौत है। इस किसान के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी चुनौती है। पानी भी बरसता है, आग बरसती है, हवाएं आती हैं, बर्फ पड़ती है, लेकिन बाहर निकलना उसके लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन आधी अंधेरी रात है, शीत का सा पड़ रहा, और धड़कता गात है, यानी सारा शरीर जो है कांप रहा है, लेकिन तो भी तक ईंधन जलाकर खेत पर हैं जागते। यह लाभ कैसा है, यह लाभ कैसा है, न जिसका मोह अब भी वे त्यागते। तो किसान इतना हिम्मत वाला होता है, इतना शक्तिशाली होता है, विचार का निष्ठावान होता है कि वह हमेशा अपने जीवन को उत्सर्ग करके भी स्वयं को नहीं, पूरे समाज को अन्न उत्पादित करके जीने का एक अच्छा संसाधन देता है। तो इस तरीके से हमारा देश जो है किसानों के ऊपर आगे बढ़ रहा है। और हमारे दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री ने जो नारा दिया, यही दिया कि जय जवान जय किसान। बाद में उसको बढ़ाया गया, जय विज्ञान किया गया। निश्चित रूप से हम उस परंपरा से आगे बढ़ करके आज तकनीकी शिक्षा में जरूर चल रहे हैं, लेकिन भारत की जो अस्मिता है, भारत की जो नींव है, भारत का जो चरित्र है, भारत की जो व्यवस्था है, वह निश्चित रूप से एक अलग है, जो दुनिया से निराली है, दुनिया के संस्कृति से निराली है, दुनिया के व्यवहार से निराली है। और यहाँ का जो आदि पाठ्यक्रम है, जो आदि वेद है, जिसके माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखा, पाली से, संस्कृत से हमने जो अन्य भाषाओं को बढ़ाया, और अन्य भाषाओं के माध्यम से आज हम हिंदी की तरफ अग्रसित हो रहे हैं और हिंदी को उसकी पराकाष्ठा तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरीके से जो कुछ भी आज का कार्यक्रम हुआ बहुत ही उत्साहवर्धक था। मैथिली शरण जी के बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो रचनाएं अपनी लिखी हैं, उसमें से मुख्य रूप से जयद्रथ, साकेत, पंचवटी, शैरेंद्री, बकसंहार, यशोधरा, द्वापर, नहुष, ये नया भारत और हिडिंबा, विष्णुप्रिया, ये सारी उनकी ये रचनाएं हैं जो बहुत ही लोगों के अंदर उत्साह वर्धन करती हैं। यद्यपि साहित्य ही समाज को कुछ रास्ता दिखाता है, और साहित्यकार जो होता है समाज की दशा और दिशा देख करके वह अपने समाज को सुंदर बनाने की कोशिश करता है। उसी के माध्यम से बच्चों के ऊपर भी उसकी एक आकृति जाती है, उसका अक्स उनके ऊपर जाता है। बच्चों के अंदर भी रचनाशीलता, रचना धर्मता की भाव उनके अंदर पैदा होते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी भाग लिया, मैं उनको कोटि उनके प्रति आभारी हूँ, और जितने भी दर्शक गण हैं उनको भी मैं अपना उनके प्रति, उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। एक अनुग्रह है कि आप विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान से जुड़ करके इसको आगे बढ़ाते हुए और एक भव्य भारत का निर्माण करें और एक भव्य इतिहास की रचना करें, और बच्चों के अंदर यह जो आत्माभिव्यक्ति का जो अवसर इस माध्यम से जो आ रहा है, ये हमेशा आगे बढ़े। और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इनके ज्ञान वर्धन की बहुत मूल्यवान वस्तु है, और ये बच्चे बहुत ही मूल्यवान हैं जिन्होंने इसको अपने जीवन का एक लक्ष्य के सापेक्ष ही अपने जीवन को समर्पित होकर के लगाए हुए हैं, इससे जुड़े हुए हैं। तमाम इन खेल को छोड़ करके 2 घंटे के लिए बैठ करके अपनी भावनाओं को ये व्यक्त कर रहे हैं। मैं इनको बहुत अतल हृदय से
इनको हृदय की अतल गहराइयों से आशीर्वाद देता हूं कि ऐसे बढ़ते हुए देश के चरित्रवान और विज्ञान और संस्कार से पूर्ण होकर ये एक अच्छे नागरिक बने। इसी के साथ मैं सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस संस्थान के विकास धारा को अग्रसित करने के लिए आप सभी की अपेक्षा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय संस्थान, जय आज का कार्यक्रम, आज का संसद कार्यक्रम बाल संसद ये हमेशा चलता रहे और इसकी शाखाएं दर शाखाएं बढ़ती रहें। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंदी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं आभार के लिए डॉक्टर रश्मि चौबे मैम को बुलाना चाहूँगी, जो हमारी गाजियाबाद प्रभारी बाल संसद इकाई की गाजियाबाद प्रभारी हैं। मैम आप आइए और आभार व्यक्त कीजिए। अकेले जी जुड़ गए हैं। हाँ, अकेले गाजी नहीं, पूरे राष्ट्र का प्रभार सौंप रखा है सर ने मुझे। पर मैं सर्वप्रथम आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर से चाहूंगी कि अगर 2 शब्द वो कहना चाहें बच्चों के लिए, क्योंकि सर रहे हैं पूरे कार्यक्रम में, हालांकि व्यस्त हैं, जुड़े हुए हैं, फिर भी अगर समय दे सकें सर। आप मुझे सुन रहे हैं सर द्विवेदी सर? शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। सर वृद्धाश्रम गए हुए हैं आज, तो वहां पर काम में व्यस्त हैं। उन्होंने मेरे से पहले ही कह दिया था। चलिए, आज विश्व हिंदी साहित्य सेवा संस्थान की बाल संसद इकाई के तत्वावधान में आयोजित इस गोष्ठी के लिए मैं यही कहूंगी कि जिसको न निज गौरव निज देश पर अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा और मृतक समान है। हम विद्यार्थियों को कुछ मानवता और नर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, कि वो मानव बन सके, जिससे हमारे देश के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सकें। जैसे कि आज आदरणीय पाल सर ने कहा कि बच्चे कुछ भी बन सकते हैं आगे जाके, क्योंकि इनके पास अब वो सुविधाएं हैं जो पहले नहीं थी। इसलिए वो अपने क्षेत्र में कई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। और यहाँ पर बाल संसद में बहुत बच्चे बहुत कहते हैं बुद्धिमान बच्चे हैं जिनको हम सुनते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम हर बच्चे से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो भी हमसे जुड़ता है, पर तब भी हम देखते हैं कि कई बड़ों से भी ज्यादा अच्छा बोल जाते हैं यहाँ के बच्चे, और हम सुनते ही रह जाते हैं कि इन्होंने बहुत अच्छा बोला। आज आदरणीय त्रिपाठी सर ने बोल दिया। मैं मैथिली शरण गुप्त पर जो मैंने उद्बोधन दिया था वही मैं अपने खोले बैठी थी, क्योंकि मैथिली शरण पर मुझे लग रहा था कि कुछ कम विचार आए हैं, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने उसकी पूर्ति कर दी। और मुझे आज आदरणीय शाहबुद्दीन शेख सर की याद आ गई कि वो भी ऐसा ही करते थे कि कहीं कुछ छूट जाता था वो अपने भाषण में सम्मिलित करके और बच्चों तक वो पहुंचा दिया करते थे। तो सर्वप्रथम मैं आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश त्रिपाठी सर का हार्दिक रूप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जो कि पूरी मन और तन्मयता के साथ इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं और बच्चों को अपने हृदय से आशीर्वाद देके जाते हैं। उसका असर अवश्य ही भविष्य में बच्चों पर होगा, ऐसा मैं मानती हूँ। और हम पर आप इस कार्यक्रम पर और हम पर आपका आशीर्वाद सदैव बना रहे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय महोदय। दूसरा आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय गोकुलेश्वर द्विवेदी सर का, जिन्होंने बच्चों को ये मंच प्रदान करके एक बहुत बड़ा कार्य किया है। मैंने बस कहा था कि सर एक बच्चों के लिए कार्यक्रम भी रख सकते हैं, और सर ने उस कार्यक्रम का पूरी रूपरेखा बनाकर शुरुआत भी करवा दी। और देखिए आज इस कार्यक्रम को 3 साल से ऊपर होने जा रहा है। हालांकि संयोजन में कभी-कभी लगता है कि इस बार का कैसा रहेगा, डर लगता है अंदर से कौन-कौन बच्चे जुड़ेंगे। लेकिन जब कार्यक्रम होता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, उससे आत्मसंतुष्टि मिलती है। और ऊपर वाले को मैं धन्यवाद देती हूँ कि आशीर्वाद चलता चला आ रहा है कि अभी तक बहुत अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं। तो उसके लिए आदरणीय डॉक्टर गोकुलेश्वर द्विवेदी सर को हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मंच बच्चों के लिए प्रदान किया है। हालांकि अब बच्चे कम रह गए हैं, सारे जा चुके हैं, कम बच्चे रह गए हैं, बड़े लोग ज्यादा हैं इस समय। और उसके बाद आभार व्यक्त करती हूँ आज के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय डॉक्टर हरि सिंह पाल सर, जो कि महामंत्री हैं नागरी लिपि परिषद दिल्ली से, और वो हिंदी की सलाहकार समिति में भी शामिल है। ऐसे महान व्यक्ति ने जिनके नाम पर टिकट भी मैंने देखा, और अन्य अनेक उनको गोष्ठियों में मैं सुनती रहती हूँ उनके विचार, जो सहज ही बहुत बड़ी-बड़ी बातें कह जाते हैं। आज इस मंच पर भी उन्होंने मानव कल्याण की बात कही, वसुधैव कुटुंबकम की बात कही,
जाति भेद मिटाकर आगे बढ़ने की बात कही और साथ ही साथ बच्चों को कहा कि पुस्तकें सबसे बड़ी गुरु होती हैं, उनसे सहयोग लें, बजाय के गूगल से भी लें, लेकिन पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें। ऐसे अन्य अनेक कई बातें बताई। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि स्वयं स्वयं कैसे 1 साल बर्बाद भले ही से हो जाए, लेकिन बच्चों को पढ़ाना उन्होंने प्राथमिकता दी। तो ऐसे हरि सिंह पाल सर कम समय की व्यस्तता के बावजूद जुड़े हमारे इस कार्यक्रम से, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ आदरणीय मुख्य अतिथि आज के हमारे अब्दुस अहमद, जिन्होंने अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियां भी गिनाई और बहुत सुंदर उद्बोधन दिया, उसके लिए बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों, ऐसे ही जुड़ा करो आप हमारे कार्यक्रम से, और आपसे ही ये कार्यक्रम है और आपके लिए ही कार्यक्रम है। हम तो सिर्फ इसमें एक सहायक की भूमिका में है, इसलिए आप लोग आगे बढ़ के आइए। जैसे यशिका दीदी बैनर बनाती हैं, वैसे आप भी एक-एक अपने कार्य संभाल कर आप खुद भी उसमें परिपक्व होंगे और आप अपने विचारों में भी परिपक्व होंगे। यहाँ से बहुत कुछ लेके जा सकते हैं। बस यहाँ पर अपना खाली झोला लेकर जाओ और भर कर जाओ, आप कितना भर सकते हो। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय को। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे यहाँ पर अभिभावकगण जुड़े हुए हैं। उनको हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपने बच्चों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित करवाते हैं और उनकी तैयारी करवाते हैं, और मंच पर वो नेट से जोड़ते भी होंगे, कई बच्चों को जुड़ना नहीं आता होगा। तो उन सब के लिए भी कि बच्चे अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से वो सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ अभिभावकों के प्रति। साथ ही साथ हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आदरणीय राकेश कुमार डागोदरा जी हैं, जो कि विद्यार्थी हैं। बावला ग्रेवाल जी हैं, जितेंद्र कुमार जी हैं, कृष्णा कुमार जी हैं, और प्रमिला जी जुड़ी हुई थी हमारे साथ। अन्य अनेक संतोष सर जुड़े हुए थे और एक ओम प्रकाश त्रिपाठी सर भी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बच्चों को जोड़ा था। उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने में आपकी भूमिका को मुझे लगता है कि बाद में याद किया जाएगा कि आप किस तरह से आप अपनी भूमिका निभा रहे थे और अच्छे नागरिक बना रहे थे, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक, सबसे बड़ी भूमिका शिक्षक की होती है बच्चों को बनाने में। और जैसे कि आदरणीय फरतुन्निसा मैम जब से आई हैं, इस मंच पर एक अलग ही प्रतिभा ने आकर यहाँ पर मंच को और भी सारा ओर कर दिया। अपने जो विचारें हैं और जो विद्यार्थी हैं, उनकी प्रतिभाओं से दिखता है कि महोदया बहुत अच्छे लग्न से अपना कार्यभार संभाल रही हैं। उनको मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम बनाने में आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय महोदय। और आज की जी, बिल्कुल धन्यवाद। स्वरा त्रिपाठी, जिसके वीडियो हमारे पास आते रहते हैं, कभी वो अपने नृत्य के भेजते हैं, अभी हरियाली तीज के जो गाने के गीतों को गाया है उन्होंने, तो बहुत सुंदर प्रतिभावान बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिसको इस मंच पर पाकर हम सचमुच गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद यशिका, आज बहुत सुंदर संचालन रहा आपका, उसके लिए। और स्वागत भाषण तो मैम ने दिया था, उनके लिए धन्यवाद। साथ ही साथ विशाल धाकड़ जी, कीर्ति धाकड़, आनंदी पवार, यशिका चतुर्वेदी, अनुष, वर्षा मीणा, कमल जाट, आयुष चोपड़ा, नैतिक पवार, आदर्श मीना, मोहित विश्वकर्मा, सुरेंद्र बरखेड़ी और मजीद खान, पूनम कुशवाहा, अनुष, और अगर कोई बच्चे का नाम रह गया हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। बच्चों, आपसे ही ये कार्यक्रम है और आपके लिए ही कार्यक्रम है। हम सिर्फ सहयोगी हैं, इसलिए अवश्य जुड़ें, ज़्यादा संख्याओं में जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें। और जो बच्चे आपको दिखते हैं कि चलो आज हम इस कार्यक्रम से जुड़ के देखना, हम अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हमारी प्रस्तुति सुनना, या फिर इसका जो वीडियो मैं बनाकर बाल संसद में भेजती हूँ, फरतुन्निसा और अन्य अनेक सभी महानुभावों से अनुरोध है कि अपने बच्चों के पास अवश्य भेजें, जिससे बच्चे खुद भी सुनेंगे और वो अपने जो उद्बोधन है और उसकी वजह से अपने साथियों को भी सुनाएंगे, जिससे और बच्चे जुड़ने की कोशिश करेंगे हमसे। हमारा यही एक प्रयास रहेगा। मैं आप सबको हृदय तल की गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए मैं कार्यक्रम विराम के लिए पूछूंगी आदरणीय अध्यक्ष महोदय से, क्योंकि समय भी हो चुका है। सबसे बड़ी अच्छाई ये है
जो मैं अपने दिल में रखता हूँ और अपने जीवन भर में जी रहा हूँ समयबद्धता के लिए। सही समय पर कार्यक्रम शुरू हुआ और सही समय पर समाप्त हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर सकती हैं। जी, राकेश गंगोदरा जी के अच्छे उधर मैसेज बॉक्स में वो भी आ रहे हैं और आपसे भी अनुरोध है कि सर आप भी जोड़ सकते हैं बच्चों को। स्वराजी कार्यक्रम समाप्ति की घोषणा कीजिए। आप जुड़े राकेश जी हमारे इस कार्यक्रम से, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आप नागरी लिपि परिषद के कार्यक्रम में हमेशा हमसे जुड़ते हैं। जी स्वराजी कार्यक्रम समापन की घोषणा कीजिए। आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप सभी हम बच्चों के साथ जुड़े और हम लोग जो भी बोलते हैं उसको इतने विस्तार से, इतने आराम से आप लोग सुनते हैं और जो भी हमारी गलतियां होती हैं उसको भी बताया जाता है और जो हम अच्छी बातें बोलते हैं उसके लिए भी हमको और मतलब प्रोत्साहन दिया जाता है कि हम और अच्छा बोले और अच्छा कर सकें। और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम से तो इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमारी जनरल नॉलेज, हमारी जीके बढ़ती है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ने से नहीं, जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम कहीं भी उसको पढ़ लें तो हमको पता होती है और कहीं भी हमारी कोई भी परीक्षा हो या फिर आगे चल के भी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें भी वो बहुत हमको मदद करती है। तो इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ हमको सीखने को मिलती हैं। और एक दूसरे जब हम लोग किसी और का भी सुनते हैं तो सुनने से भी इतनी अच्छी चीज़ें, दूसरों का जब आराम से सुनते हैं हम लोग और जब खुद का बोलते हैं तो दूसरों को हमसे सीखने को मिलता है और हमको भी दूसरों से सीखने को मिलता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है इस मंच के बारे में, और मुझे हर कार्यक्रम में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद। प्रणाम। धन्यवाद सभी को, शुभ संध्या। सर उस लिफ्ट में कोई भी बटन काम नहीं कर रहा है।